तो लेट्स बिगिन विद आवर क्लास। सही है, तो आज जो है हम लोग कैम्ब्रिज का एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और दिस इज बेसिकली अक्टूबर नवंबर 2025, पेपर वन, वेरिएंट वन। ये 1 आवर का पेपर है। ठीक है। और इसमें बेसिकली तमाम 40 MCQs आपने अटेम्प्ट करने हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज 9.8 न्यूटन, या फिर एक्सेलरेशन आपने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, आपने 10 नहीं लेनी। ठीक है। बिफोर आई फर्दर प्रोसीड, मुझे ये बताओ कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज चैट में इन्फॉर्म कीजिएगा। जी, मुझे जरा चैट में इन्फॉर्म कीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। थैंक्स सभी का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। The question number one says the object X is placed against a ruler. The ruler is placed against another ruler to measure the end correction. अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इन्होंने एक ऑब्जेक्ट को एक रूलर से मेजर किया है, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 1.1 सेंटीमीटर आ रही है। बट द इशू इज कि ये वाला हिस्सा जो है ये, इस पे तो कोई मार्किंग्स है ही नहीं। तो अल्टीमेटली जो इस रूलर से मेजरमेंट ली गई है वो एक इनकरेक्ट मेजरमेंट है। आपने उसकी करेक्ट मेजरमेंट निकालना है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने दूसरे रूलर को से प्लेस करा। अगर आप इस वाले पार्ट को मेजर करने में कामयाब हो जाते हो और मेजर करने के बाद यू ऐड दैट वैल्यू टू दिस वैल्यू, ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली वो जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर जो आंसर है वो करेक्ट आंसर में कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है। अब जरा देखें। तो ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाले हिस्से की जो वैल्यू है वो हमें यहां से मिली, एंड दैट इज 0.1, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये 0.2 सेंटीमीटर हुआ। तो हमारे पास यहां से जो आई वो आई 1 सेंटीमीटर, यहां से जो हमारा वो है 0% है। हमने इन दोनों को एड अप करना है टू गेट द फाइनल वैल्यू, दैट इज अबाउट 1.3 सेंटीमीटर्स। तो आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो हो जाएगा दैट इज आंसर सी। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो सी आंसर कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इन केस अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई भी इशू वगैरह हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो चैट में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर टू। क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्केलर एंड वेक्टर। नाउ स्केलर और वेक्टर के बारे में आपको अच्छे से पता है। स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, while द वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर के अंदर दोनों चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है। अच्छा, विच रॉ शोज स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें बताना है कि कौन सी रॉ जो है इनमें से एक स्केलर है और इसमें कौन सी वेक्टर है। नाउ टॉकिंग अबाउट स्केलर वेक्टर, बेटा देखो ये आपको ना याद करना है। ठीक है, आपने लाजमी इस चीज को अपने माइंड के अंदर रिमेंबर रखना है, इसको याद रखना है, मेमोराइज करना है। ये फ्री के मार्क्स होते हैं। नेवर लूज दीज फ्री मार्क्स। सही है। अपनी छोटी सी थोड़ी सी सुस्ती की वजह से अगर हम इन फ्री के मार्क्स को लूज कर देंगे, दैट्स क्वाइट ऑफ आर डैमेज टू आर ग्रेड। ठीक है, और हमें उसका काफी अफसोस भी होगा। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें स्केलर वेक्टर के अंदर, हम फर्स्ट ऑप्शन को कंसिडर करें, तो फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि हेडिंग किसकी चल रही है? स्केलर क्वांटिटी की हेडिंग चल रही है। थर्ड वाले ऑप्शन को तुम देखो। थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर जो है हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है फोर्स एंड वेट। ये दोनों की दोनों बेसिकली हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस मौजूद होती हैं। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा, दैट इज डिस्टेंस, मास एंड टेम्परेचर। और अगर आप वेक्टर के कॉलम के नीचे लास्ट ऑप्शन को देखें तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड वेट, ये तमाम राइट हैंड कॉलम वाला सब वेक्टर है और लेफ्ट हैंड कॉलम वाला ये तमाम स्केलर है। तो आंसर इसमें हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। दैट वाज एन इजी क्वेश्चन। मैंने समझाने के लिए बेसिकली डिटेल्स में गया हूँ, अदरवाइज इसको सॉल्व करने में आपको वक्त नहीं लगना चाहिए अगर आपको चीज याद है तो। नाउ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स
मूविंग इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। नाउ वी हैव टू ग्राफ्स, पी, ऑब्जेक्ट पी एंड ऑब्जेक्ट क्यू के दो ग्राफ्स हैं। द स्टूडेंट यूजेस द ग्राफ टू मेक टू कंक्लूजन्स। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, ये बात ध्यान में बिठाएं और इसको रिकॉल करें कि स्पीड टाइम ग्राफ मौजूद है आपके पास। स्पीड टाइम ग्राफ की दो चीजें होती हैं बेटा। नंबर वन, पहली चीज, सबसे पहली चीज जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर है वो ये है कि उसका जो स्लोप, उसका जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो आपको एरिया अंडर द ग्राफ है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो दो अलग मुख्तलिफ चीजें हैं। तो जैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ की बात है, ये दोनों बातें आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए, ठीक है। अब जरा देखें, हम स्टूडेंट्स के कमेंट्स को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि उसकी डिमांड क्या है। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट बोल रहा है, ठीक है, स्टूडेंट का कमेंट ये है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पी, ऑब्जेक्ट पी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इज 26 मीटर लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट क्यू। नाउ 26 मीटर लेस, इसका मतलब ये है कि इन्होंने ऑब्जेक्ट पी ऑब्जेक्ट क्यू दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, उन दोनों को सबट्रैक्ट किया है और सबट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि डिफरेंस जो है वो 26 मीटर का आ रहा है। ऑब्जेक्ट भी 26 मीटर लेस ट्रेवल किया। अब डिस्टेंस की बात कर दी उसने और ग्राफ कौन सा दिया, स्पीड टाइम ग्राफ। तो क्या समझ में आया इस चीज से? इससे समझ में ये आया कि यार हमें जो है ना डिस्टेंस निकालने की तरफ जाना है। तो चलो भाई ऑब्जेक्ट पी और ऑब्जेक्ट क्यू के डिस्टेंस निकालने की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट क्यू का डिस्टेंस देखो, तो यहाँ पे जो बेटा आपके पास शेप बन रहा है वो एक ट्राइंगल है। तो हाफ टाइम्स बेस टाइम हाइट का फॉर्मूला लगाओगे आप। 1/2, बेस की वैल्यू 5 है, हाइट की वैल्यू आपके पास 10 है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 25 मीटर्स। एक आंसर आपके पास ये आ गया। दूसरा, अब ऑब्जेक्ट पी के ऊपर आइए। 1/2 टाइम्स बेस टाइम हाइट का फॉर्मूला आप इधर भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्राइंगुलर शेप है। हाफ बेस है 4, हाइट है 6, 6 4 जा 24, 24 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12 मीटर्स। अब इन्होंने बोला कि 26 मीटर लेस है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो हम बात करेंगे 25 माइनस 12। जब आप 25 को 12 में से माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली 25, तो यह आ जाएगा 15, तो हो जाएगा 13 मीटर्स। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने डिफरेंस बताया वो तो 26 मीटर का बताया है। ये यानी स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट की बेटा बेटा, ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट को हम कंटिन्यू करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमें बोलता है द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पी, ऑब्जेक्ट पी की एक्सेलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू। इन दोनों की एक्सेलरेशन निकालो, उन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस देखो 0.5 आ रहा है या नहीं आ रहा, इस चीज को हमने मॉनिटर करना है। लेकिन बात हो रही है एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट द स्लोप, यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेडियंट। हम उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। आओ जरा, अगर हम ऑब्जेक्ट पी की बात करें तो बेटा इसका जो स्लोप होगा वो सिंपल चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है, यानी 6/4 सिंपल, दैट इज अबाउट 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको अप्लाई भी करो कैलकुलेटर के थ्रू, दैट इज 6/4, दैट इज 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये बन रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी एक्सेलरेशन आई है। जरा दूसरे वाले की देखें, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी वाई एक्सिस पे 10 है, एक्स एक्सिस पे 5 है, तो आंसर आया 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो ऑब्जेक्ट पी, ऑब्जेक्ट जो हमारे पास क्यू है और जो ऑब्जेक्ट हमारे पास पी है, ऑब्जेक्ट क्यू की एक्सेलरेशन 2 है, ऑब्जेक्ट पी की एक्सेलरेशन 1.5 है, इन दोनों का डिफरेंस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, दैट्स इंडिकेटिंग कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो बिल्कुल ठीक है। नाउ व्हिच कंक्लूजन आर करेक्ट, नीदर वन और टू, नो, ओनली वन, नो, ओनली टू, यस, ओनली टू इज करेक्ट, ठीक है। तो ओनली टू इज करेक्ट, हमने अपने आंसर सी को निकाल दिया और हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द रेलवे ट्रेन मेकिंग अ शॉर्ट स्टॉप एट अ स्टेशन। स्टेशन पे रुक रही है। अगर आप डिफरेंट ऑप्शन ए बी सी डी को देखें तो तमाम के तमाम में स्पीड टाइम ग्राफ है, और क्वेश्चन में स्टेट कर दिया कि उन्होंने शॉर्ट स्टॉप लिया है। स्टॉप का मतलब समझ जाओ कि स्टॉप का मतलब है स्पीड की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। स्पीड की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। आपको कौन से वाले ए बी सी डी चारों में से, ए बी सी डी में से चारों में से किस में आपको जीरो स्पीड की वैल्यू दिख रही है? अगर आप गौर करें तो ए के अंदर वो ड्रॉप तो आया है लेकिन स्पीड की वैल्यू कुछ ना कुछ मौजूद है, जीरो नहीं हुई। यहां पे भी जीरो नहीं हुई। यहां पे देखो तब भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, जीरो वाले एक्सिस को टच नहीं कर रहा, यहाँ पे जीरो को टच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड की वैल्यू जीरो हुई है। हमारा स्ट्रेट हमें आंसर सी हो जाएगा। कहाँ ऊपर, कहाँ नीचे, कहाँ दाएं, कहाँ बाएं, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट फोकस करा, स्टॉप देखना है। स्टॉप का मतलब स्पीड जीरो। स्पीड जीरो है तो आगे बढ़ो, बस खत्म, बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन को आप कैटेगराइज कर सकते हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर दिया गया। किस तरह मर्ज कर दिया गया है, किस ब्यूटी के साथ मर्ज किया गया है, वो जरा आप उसको देखिएगा। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी वाला जो बंदा होगा वो इस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज वो स्टक हो जाएंगे अक्सर लोग। देखिएगा जरा किस तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखें। द डायग्राम शोज एन एथलीट, एक एथलीट को शो कर रहा है, डूइंग अ प्रेस अप ऑन अ फ्लोर। ठीक है, द एथलीट इज यूजिंग बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल कर रहा है। ज़ाहिर है एथलीट है, दोनों हाथों को इस्तेमाल कर रहा है, अभी एक हाथ वाले पे नहीं पहुंचा है ये। ठीक है, द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ ईच हैंड विद द फ्लोर इज एस, यानी हाथ का जो एरिया है, ठीक है, दोनों हाथों का जो एरिया वो एस कंसीडर कर लिया गया। इसने सिर्फ एक वेरिएबल आपको दे दिया, वेरिएबल एस। ठीक है, वेरिएबल एस आपको दे दिया गया है। द एथलीट टोस एक्ट्स एज अ पिवट, एथलीट के टोस को पिवट बना दे। बेटा ये जो पॉइंट है ना, द वर्ड पिवट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब वर्ड पिवट से आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, एक चैप्टर पूरा रिकॉल हो जाना चाहिए, और वो जो चैप्टर है वो है मोमेंट्स का चैप्टर। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तमाम ये सारी चीजें ये आपको दिमाग में आ जाने चाहिए। द एथलीट टोस एक्ट एज अ पिवट ड्यूरिंग ईच प्रेस अप। नाउ द एथलीट वेट इज डब्ल्यू, एथलीट का वेट डब्ल्यू बता दिया। एक्स पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स के ऊपर वेट एक्स का वेट डब्ल्यू एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। The distance between the tip of the toe and the point X is three quarter. थ्री क्वार्टर, थ्री क्वार्टर का मतलब, थ्री का मतलब थ्री, क्वार्टर का मतलब चार, थ्री क्वार्टर का मतलब है थ्री बाय फोर, तीन हिस्से। एक पिज्जा के चार हिस्से करोगे तो वो एक क्वार्टर कहलाता है। थ्री क्वार्टर का मतलब है थ्री बाय फोर। ठीक है, डिस्टेंस, अच्छा जी, हमारा थ्री क्वार्टर द डिस्टेंस बिटवीन हिज टोज एंड हिज शोल्डर। अब बात को काफी समझिएगा, यहां से लेकर अगर यहां तक का डिस्टेंस इन्होंने डिस्टेंस कंसीडर करा है, कुछ भी डिस्टेंस, लेट सपोज डिस्टेंस वन कंसीडर करा है, तो जहां डब्ल्यू से लेके टोस तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो थ्री क्वार्टर है। वो कितना है? थ्री क्वार्टर, थ्री बाय फोर है। टोटल डिस्टेंस शोल्डर से लेके टो तक का वन, और वेट से लेके टो तक का थ्री क्वार्टर। यहां तक हमारे समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पार्म्स, पार्म्स इसे बोलते हैं, ठीक है, पार्म्स ऑफ ईच ऑफ द एथलीट्स हेड, यानी एक एथलीट के हैंड पे कितना प्रेशर लग रहा है ये बताना है। दिमाग में रखिएगा, इस चीज के ऊपर वापस आएंगे कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होती है। अब जरा वापस आइए, लेकिन हमें एरिया तो कहीं ना कहीं पाम्स का पता है कि ऐसे, लेकिन फोर्स नहीं पता। अब फोर्स निकालने के लिए हमें जितना भी डेटा गिवन है वो मोमेंट के टर्म्स में गिवन है। इसका मतलब है हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट मोमेंट्स का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे F1 D1 इक्वल्स टू F2 D2। ठीक है, अब एक फोर्स जिसका डिस्टेंस है थ्री बाय फोर, दूसरी फोर्स यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, फोर्स F, मैं इसे फोर्स F ले लेता हूं और इसका डिस्टेंस वन ले लेता हूं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे जो फोर्स है वो हो जाएगी 3/4 W। इसका मतलब है जो टोटल फोर्स लग रही है बेटा, दोनों हाथ मिलके जितनी फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी है, 3/4 W। लेकिन आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को जरा तवज्जो से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पाम ऑफ ईच ऑफ द एथलीट्स हैंड। हर हैंड का अलग से बताना है। ये तो टोटल फोर्स दोनों की हाथों की मिला के फोर्स आई है। हमें दोनों की हाथों की मिला के फोर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो वाली फोर्स जो एक हाथ के ऊपर लगे। इसके लिए मुझे एक हाथ की फोर्स निकालनी पड़ेगी। मैं कैसे निकालूंगा? दैट इज सिंपल, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो आप। जब आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हो, F/2 करोगे, दैट इज 3/4। ठीक है, W इसको डिवाइड बाय 2 करने का मतलब है ये आपके पास आ जाएगी 3/8 W। ठीक है, तो वो सिंगल पाम के ऊपर, यानी अगर हम बात करें एक सिंगल पाम के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, 3/8 W लग रही है ना। फोर्स हमारे पास आई 3/8 W, और जो एरिया हमारे पास एक हाथ का गिवन है दैट इज S। तो आंसर आ जाएगा 3W8S। आंसर हो जाएगा B। तो अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा कि किस तरीके से इन्होंने दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है उनको मिक्स किया है। एक मोमेंट का कॉन्सेप्ट और दूसरे एंड पे प्रेशर का कॉन्सेप्ट, दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक क्वेश्चन डिवाइस किया, एक क्वेश्चन इन्होंने बनाया। तो ये डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत कम आते हैं, और इनकी क्वांटिटी भी बहुत कम होती है। अलबत्ता यू शुड नो हाउ टू सॉल्व देम। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा। बताओ अभी का कौन से वाले पार्ट में श्योर है? इसमें देखो, सबसे पहले आपने फोर्स निकाली यहां से, ठीक है, कि हाथों पे कितनी फोर्स लग रही है अभी का। अब इस फोर्स को निकाल लेने के बाद तुमने क्या किया, अब जब टोटल फोर्स आई थी दोनों हाथों पे जो लग रही थी वो 3/4 W थी। 3/4 W। आपने क्या करना था, आपने प्रेशर निकालना है वो सिंगल पाम। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब मुझे सिंगल पाम सिंगल हैंड के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 3/2 × 4 करोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली 3/8 W आ जाएगा। हो सकता है तुम यहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो गई हो, मैं थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली समझाऊं। अगर 3/4 W को डिवाइड बाय 2 करोगे बेटा आंसर तो 3/8 W आएगा। इसको आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हो, ठीक है। D21 कैसे आया शाहजहां? D21 मैंने कंसीडर किया है। आप D2 को एज अ एक्स भी कंसीडर, क्योंकि इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी हुई ना यार मुझे। इन्होंने बस बोला कि भाई जो भी डिस्टेंस है जो कि तुम्हारा शोल्डर से लेके टो तक का है, वो उस डिस्टेंस का 3/4 डिस्टेंस वेट और टो तक का है। उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी मुझे। तो जब उन्होंने मुझे कुछ भी वैल्यू नहीं दी, मैं उसे 1 कंसीडर कर लूंगा अपनी इजीनेस के लिए। अभी का वापस उस चीज के ऊपर आओ। सिंगल पाम के ऊपर जब तुम्हारे पास फोर्स आ गई है, फॉर्मूला लगाओगी प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सिंगल पाम के ऊपर फोर्स जो आई है वो तुमने यहाँ पे पुटअप करी, डिवाइड करोगी एस से, जो कि एक पाम का एरिया है, क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन ईच पाम इज एस। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एस जो डिवीजन में आ रहा है बेटा वो यहाँ पे डिवीजन में आ जाता है, और आंसर आ जाएगा 3W/8S। ये इसका पूरा सेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, अगली जो हमारे पास चीज है वो है एक क्वेश्चन नंबर 6 का। A parachutist fall towards the ground at constant speed. Now that's a quite a good thing. A constant speed, ठीक है, इसको जरा तवज्जो से रखिएगा अपने जहन में। With a fully open parachute, okay, which statement is correct? Constant speed का दूसरा नाम टर्मिनल वेलोसिटी होता है। कांस्टेंट स्पीड का दूसरा नाम टर्मिनल वेलोसिटी होता है। कांस्टेंट स्पीड ऑब्जेक्ट कब रीच कर आपके फोर्सेस फोर्सेस बैलेंस्ड हो, अप फोर्स जब बैलेंस्ड हो तो जाके जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। फोर्सेस बैलेंस्ड होने पे कांस्टेंट स्पीड बन जाती है। क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है हमने, ठीक है। जरा तवज्जो से देखिएगा। देयर आर नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पैराशूटिस्ट। The upward force on the parachute is equal to the weight of the parachutist. The upward force is greater. No.
क्योंकि ना ग्रेटर हो सकती है ना लेस हो सकती है। देयर आर नो फोर्सेस, नो वे। इसके ऊपर वेट भी एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक और फोर्स भी एक्ट कर रही है, और वो फोर्स है एयर रेजिस्टेंस। तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर इसका स्ट्रेट अवे बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा इसके अंदर। तो दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग एक्चुअली। ठीक है, so upward force on the parachute is equal to the weight of the parachutist। पैराशूटिस्ट के वेट के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 says the student measured the density of irregular shaped stone, एक irregular shaped stone है, which items of the equipment are needed। irregular shaped stone का सबसे पहले डेंसिटी बेटा देखो मास अपॉन वॉल्यूम से निकलती है। तो मास को मेजर करने के लिए आपके पास बैलेंस होना चाहिए जो मास को मेजर करेगा। वॉल्यूम इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आप वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इस्तेमाल करोगे, जिसके अंदर आप एक सिलेंडर लेते हो, उसके अंदर कुछ वाटर पुट अप करते हो, उसके वॉल्यूम को V1 लेबल करते हो, देन यू पुट इन द बेसिकली इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट एंड द वॉल्यूम राइजेस। जो नया वॉल्यूम होता है उसे V2 के तौर पे नोट करते हो। फिर आप V2 और V1 दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो टू गेट द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हमारे पास आंसर ए हो जाएगा। सही है, सिंपल इज दैट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को जरा नोट कीजिए। द टेबल शोज हाउ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग वेरीज विद लोड। लोड के साथ किस तरह वेरी कर रहा है। ओके, बिटवीन विच टू लोड इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब होता है कि जिस प्रोपोर्शन के अंदर लोड इंक्रीज कर रहा हूं उसी प्रोपोर्शन के अंदर एक्सटेंशन भी इंक्रीज हो रही होती है। और जहां ये प्रोपोर्शन टूटता है, जहां ये जम टूटती है, यानी यहाँ पे इरेगुलरिटी फील होती है, आपको आपको फील होता है यार पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, आपको फील होता है ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा, वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है। किस तरह जरा देखिएगा। 0 to 3 +3 हुआ है, 3 to 6 +3 हुआ है, 6 to 9 +3 हुआ है, 9 to 12 +3 हुआ है, 12 to 15 +3 हुआ है, लेकिन 15 to 20 +5 हुआ है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक हो गई यहाँ पे। अब जब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक हुई है 10 to 12 के दरमियान, इसका मतलब है यहाँ पे लिमिट ऑफ सॉरी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक हुई है, इसका मतलब 10 to 12 के दरमियान लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9, a man stands at rest on the surface of earth। surface of the earth के ऊपर stand करता है। the weight of the man is the gravitational force acting on it। the weight जो होता है वो gravitational force के तौर पे act कर रहा है। okay, according to the Newton's third law the weight of the man is one force in a pair of forces। which force is the other force in the pair। कौन सी force दूसरी वाली है। okay, so अगर let's suppose this is earth, okay, that's the earth and that's the man। okay, मैन के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो वेट इस तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि एक ग्रेविटेशनल पुल है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ जो फोर्स अर्थ के ऊपर एक्ट करनी चाहिए दैट शुड बी नंबर 1 मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नंबर 2 डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होनी चाहिए। तो डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट हमारे का मतलब है कि फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी, ठीक है, लेकिन किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर अपवर्ड एक्ट करेगी, ठीक है, नॉट ऑन द मैन। ठीक है, तो अ फोर्स अपवर्ड्स ऑन द अर्थ, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, the pressure and the volume of the sample of the gas at constant temperature are measured and plotted on the graph। The pressure is decreased to 12.5 kilopascal। अच्छा, ग्राफ में 30 के ऊपर 5 का वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हमारे पास। सर डी क्यों नहीं होगा बेटे, डी इसलिए नहीं होगा, इसका ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं इसको जरा समझाता हूँ। शाहजहां डी इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ की एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर एक फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट करती है तो दूसरी फोर्स दूसरी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी, उसी पे नहीं एक्ट करती, ठीक है। तो फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑपोजिट बॉडी, यानी जो वेट होगा दूसरा फोर्स वो दूसरी बॉडी यानी अर्थ के ऊपर एक्ट करेगा, ना कि उसी मैन के ऊपर। मैन के ऊपर तो ऑलरेडी एक फोर्स लग रही है। अगर दोनों फोर्सेस एक ही बंदे के ऊपर लगे, एक ही बॉडी के ऊपर लगे, तो दैट्स नॉट न्यूटन्स थर्ड लॉ।
वो न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होता। अच्छा, हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर थे। The pressure and the volume of the sample of the gas at constant temperature are measured and plotted on a graph. लिखा हुआ the pressure is decreased to 12.5 kilopascals. Pressure is decreased to 12.5 kilopascals. So gravity is acting on man and upward force is acting on earth. So basically, yes, the gravity is acting on the man, but man's gravity is also acting on the earth. ठीक है, देखो gravity सिर्फ अर्थ की नहीं होती है, एक इंसान की भी होती है. Everything that's having a mass is having gravity. We are also having mass. We are also having gravitational force. तो इसकी मिसाल जुनैरा तुम इस तरह ले सकती हो कि लेट सपोज अगर तुम्हारे पास एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट है, तो दोनों अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा मैग्नेट पहले को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसी तरीके से जब हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करते हैं, तो अर्थ की ग्रेविटी मैन को अट्रैक्ट करती है और मैन की ग्रेविटी अर्थ को अट्रैक्ट करती है. तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम फिर अर्थ अपने ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं निकल जाता? क्योंकि अर्थ को और भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी एक्ट मतलब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स पकड़ी हुई है जो कि सन की ग्रेविटी है. तो आपकी ग्रेविटी उसके मुकाबले में बिल्कुल ही थोड़ी सी है. दैट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस एक्चुअली. सो ये आप एडवांस कॉन्सेप्ट जो है ना उसके अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह A2 के अंदर. तो इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. हमारे पास जो पहला प्रेशर है वो 30 है, वॉल्यूम है 5 टाइम्स 10 विद द पावर -5. दूसरा प्रेशर जो है वो 12.5 है और वॉल्यूम जो है वो हमने निकालना है. सो V विल बी इक्वल्स टू 30 टाइम्स 5 टाइम्स 10 विद द पावर -5 ओवर 12.5. कैलकुलेटर में देखिएगा किस तरह पुटअप कर रहा हूँ. आगे देखें, 30 टाइम्स 5 टाइम्स 10 विद द पावर -5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 12.5. दैट इज ENG अगर दबाएं 1 12 point, that is about 1.2 times 10 with the power 1.2 times 10 with the power -4. ठीक है, 1.2 times 10 with the power -4. आंसर ए हो जाएगा फिर इसमें. बिल्कुल ऐसा ही है फिर. ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है. दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर 12. A student balances a non-uniform object on a pivot. To do this, a weight is suspended near the left hand of the object as shown. ठीक है, where is the center of gravity of the object? ना ऑब्जेक्ट को बैलेंस चाहिए. बैलेंस का मतलब है राइट हैंड साइड की तरफ जो फोर्सेस एक्ट करें, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस बैलेंस्ड है. अब यहाँ पे इस तरफ एक मोमेंट क्रिएट हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है, यानी वेट की तरफ. अब हमें दूसरी तरफ चाहिए. अब दूसरी तरफ चाहिए, इसका मतलब अगर हमें यहाँ पे वेट लगाऊं ना, तो ये तो वापस से यहीं पे आ जाएगा, तो ये तो फॉल ऑफ हो जाएगा. इसका मतलब ये गलत है. सी के ऊपर मैं लगा नहीं सकता क्योंकि सी का मतलब है कि यहाँ पे ही आ जाएगा, तो फिर तब भी ये टॉपल ऑफ हो जाएगा. अब मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है डी. अब डी को देखो तुम, जब वेट यहाँ पे है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों क्रिएट हो गया ना हमारे पास. तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और फिर वो बेसिकली गिर जाएगा. ए क्यों नहीं हो सकता? ए इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी ए के ऊपर वेट लगा हुआ है भाई, तो एक और हमारे पास मूवमेंट बन जाएगा जो कि इसको गिरा देगा. ठीक है, तो इसलिए हमें बैलेंस करना है, ना कि हमें उसे गिराना है शाहजहां. The next question, question number 13. Seven energy sources are listed: fossil fuels, hydroelectric, फलाना ढिमकाना. How many of these energy sources are renewable energy sources? फॉसिल नहीं है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक यस है, सोलर है, न्यूक्लियर नहीं है, जियोथर्मल है, विंड है, टाइड्स है. तो ये 5 हो जाएंगे आपके. ठीक है, न्यूक्लियर नहीं है. न्यूक्लियर इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. गलती नहीं कर देना ये वाली. A student heats a substance in which the particles are fixed position and vibrate. इसका मतलब ये solid state के अंदर है. After a short period of heating, the particle starts to flow past each other. ठीक है, इसका मतलब ये liquid के अंदर convert हो गए. But the forces between the particles remain strong. बिल्कुल सही है.
what has happened to the substance? It has melted, of course. वो melt कर गया भाई, solid से liquid convert हुआ ना. Question number 15. The student investigate how the changing temperature of the gas affects the volume of the gas. ठीक है, याद रहे temperature और volume वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन याद है, स्ट्रेट लाइन बनती है. द गैस इज kept at a constant pressure. प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट होगा, ठीक है. Which graph shows the relationship between the temperature and the volume of the sample of the gas at constant pressure? अब आपके सामने ही है आंसर, ऑफ कोर्स. ठीक है, मुझे कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है. हाँ, एक चीज है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो ये है कि ये जीरो से इसलिए स्टार्ट नहीं होता बेटा, क्योंकि टेम्परेचर जीरो हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है. टेम्परेचर जीरो हो जाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम गैस के पार्टिकल्स तो रहेंगे ना, वो जीरो थोड़ी ना हो जाएंगे. उसको वॉल्यूम जीरो हो जाने का मतलब गैस के पार्टिकल गायब हो गए. गैस के पार्टिकल गायब नहीं होंगे, बिल्कुल उसका कोई भी इनिशियल वॉल्यूम होगा, ऐसा ही है. क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आए. अ सैंपल ऑफ द सॉलिड मेल्ट्स एंड बिकम्स लिक्विड. सॉलिड जो है वो मेल्ट करके लिक्विड बन गया है. स्टेटमेंट अबाउट द सैंपल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज करेक्ट. ठीक है, कौन सा चीज जो है वो करेक्ट है, अब जरा समझिएगा बात को. नंबर वन, द टेम्परेचर चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू. अब सॉलिड मेल्ट कर रहा है, लिक्विड बन रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे आ सकता है? अच्छा, एक बात आगे बात करते हैं. द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दूसरी बात आ गई. अच्छा, तीसरी बात है. अच्छा, आपके ध्यान में एक बात आ सकती है, सर आइस जो होता है, आइस को हमने देखें लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ा है कि आप -10 डिग्री सेल्सियस से आइस निकालते थे और उसे जो है पॉजिटिव वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाते थे. तो यहाँ पे ये चीज अप्लाई, आंसर ए क्यों नहीं हो सकता? देखो, उसका मैं बड़ी क्लियर एक एक्सप्लेनेशन आपको दूं. आइस के साथ तो शायद ये पॉसिबल है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर मेटल के साथ, हर चीज के साथ ऐसा हो. ये भी तो हो सकता है कि कोई चीज जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर, जैसे मेटल्स होते हैं नॉर्मली रूम टेम्परेचर के अंदर वो सॉलिड स्टेट में होते हैं. अब वो मेल्ट होते हैं कुछ 700 डिग्री सेल्सियस, कोई 800 डिग्री सेल्सियस, कोई 1000 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव तो नहीं जा रहे आप टेम्परेचर में, आप तो पॉजिटिव से ही पॉजिटिव में जा रहे हो. तो इसलिए ऑप्शन ए तमाम सिचुएशंस पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए गलत है. its temperature is constant. That is actually correct. ये बात नोट कर लें अपने पास, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है. वेन एवर देर इज अ चेंज ऑफ स्टेट, चाहे सॉलिड से लिक्विड, चाहे लिक्विड से गैस, चाहे गैस से लिक्विड, या फिर लिक्विड से सॉलिड, कभी भी स्टेट चेंज होगा बेटा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, आंसर सी बी हो जाएगा. आगे बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. Four metal cans are identical except for the color and texture of their outer surface. 100 cm cube of water at 170 degrees Celsius is poured into each can. हर कैन के अंदर 70 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 cm क्यूब पर डाल दिया गया, यानी वॉल्यूम इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल है. विच कैन कूल्स द मोस्ट रैपिडली. सबसे ज्यादा कौन रैपिडली कूल करता है? तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक रफ, ब्लैक शाइनी, व्हाइट रफ, व्हाइट शाइनी मौजूद है. हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ब्लैक एंड रफ हो जाएगा. इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर, एंड रफ इज ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर. ठीक है, जो व्हाइट और शाइनी सब्सटेंसेस होते हैं, दोज आर द गुड रिफ्लेक्टर्स एक्चुअली. ओके, दे आर नॉट द गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर्स. अब होता क्या है कि ब्लैक क्या करता है बेटा, ब्लैक अंदर से जल्दी जल्दी उसको थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और बाहर जल्दी जल्दी थर्मल एनर्जी को एमिट करता है. तो अंदर एब्जॉर्ब करके जल्दी से बाहर एमिट कर देता है. दैट्स व्हाई इट कूल्स मोर रैपिडली. तो ए हमारा सबसे ज्यादा रैपिडली कूल होगा. क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आ जाए. The sentences describe the sound waves. Three words have been omitted. Sound waves, हम बोलेंगे मोर थर्मल एनर्जी इज लॉस्ट. ठीक है, जिसकी वजह से मोर टेम्परेचर लॉस्ट होगा. साउंड वेव्स आर longitudinal waves that consist of the region of higher pressure. हायर प्रेशर होता है compression, and the regions of the lower pressure, that is rarefaction.
ठीक है। An echo occurs when a sound wave is reflected. Echo is the reflection of sound. Sound एक wave है, ठीक है, reflection of sound, तो आंसर इसका ए हो जाएगा फिर, compression, rarefaction and reflection. Next, question number 19. A ray of light strikes a plane mirror at an angle of incidence of 20 degrees Celsius. हमारे पास ये एक टाइप की वो इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री, रिफ्लेक्शन भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा। अब बात करो, तवज्जो से सुनिएगा। वो कह रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज देन इंक्रीज बाय 5 डिग्रीज। 5 डिग्री से इंक्रीज हो रहा है। अब जगह 5 डिग्री से इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एंगल अब जो यहाँ पे बनेगा वो है 25 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अब जो टोटल बनेगा वो भी बनेगा 25 डिग्रीज। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। व्हाट इज द न्यू एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को जरा समझिएगा। इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान, इंसिडेंट और नॉर्मल के दरमियान 25, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के दरमियान 25, दोनों को ऐड अप करो, आंसर आ जाएगा सिंपल सा 50 डिग्री। ये तो आंसर हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। द फॉलोइंग लिस्ट शो द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम, which of these color is increasing is the order of increasing frequency? फॉर्मूला सबसे पहले ये आपको लिखना पड़ेगा, वेब गोयर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि रेड हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द वॉयलेट हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हमारा रेड से स्टार्ट होना चाहिए, ये रेड से स्टार्ट हो रहा है, ये रेड से स्टार्ट हो रहा है, एंड वॉयलेट के ऊपर होना चाहिए, ये वॉयलेट के ऊपर एंड हो रहा है, ये ब्लू के ऊपर एंड हो रहा है। इसका मतलब आंसर स्ट्रेट अवे डी हो जाएगा। मुझे बीच वालों को देखने की जरूरत ही नहीं है। आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम लुकिंग एट द मिडल वंस। लेकिन अगर आप चाहो तो अपनी तसल्ली के लिए बीच वालों को देख लो, बट इट्स एक्चुअली नॉट नीडेड। क्वेश्चन नंबर 21। An object O is placed near to a thin converging lens. एक converging lens आपके सामने मौजूद है, ठीक है। The diagram shows the three rays of light from the object passing through the lens, which raw describe the image formed, gives the position of the principal focus of the lens. Image formed real है या virtual? लेंस बीच में है, लेंस के वन साइड एक ऑब्जेक्ट है और लेंस के दूसरी साइड हमारे पास इमेज है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर लेंस बीच में हो, लेंस के एक साइड पे ऑब्जेक्ट और दूसरी साइड पे इमेज हो, दैट्स अ रियल इमेज। अगर लेंस बीच में हो, ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज लेंस के सेम साइड के ऊपर हो, ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज लेंस के सेम साइड ऑफ द सेम साइड के ऊपर हो, दैट्स अ वर्चुअल इमेज। लेकिन यहाँ लेंस बीच में, ऑब्जेक्ट एक तरफ, इमेज दूसरी तरफ है, दैट रिप्रेजेंट्स वन थिंग, दैट दिस इज द रियल इमेज। अब ये रियल इमेज हो गया, हमने ये तो तय कर लिया। प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बात करनी है, द पॉइंट वेयर द होल लाइट रेज आर फोकस्ड। लाइट रे कहाँ फोकस हो रही है जरा देखें। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास आर और क्यू का ऑप्शन मौजूद है, यानी क्यू और आर का। तो क्यू तो सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है। आर एक ऐसी रे है जहां पे ये रे स्ट्रेट जा रही थी और फिर इस पॉइंट के ऊपर फोकस हुई है। दैट मींस आर रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल फोकस। आंसर ए हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22। In which diagram is the path of the light ray not correct? Repeated question है, 2025 अक्टूबर नवंबर रिपीट हो रहा है। आप जरा देख रहे हैं इस चीज को। तो जब आपको बुकलेट्स मिली थी वो अक्टूबर नवंबर से पहले की बुकलेट्स थी, ठीक है, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आप जरा गौर से देखें यहाँ पे। तो इसमें कहा गया है कि कौन सी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट हमारे पास ऑप्शन डी है। रीजन, हमारे पास ऑप्शन डी इनकरेक्ट इस वजह से, शाहजहां बेटा मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, एक सेकंड। ऑप्शन डी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि हमारे पास एक रूल है कि अगर मिसाल के तौर पे लाइट रे नॉर्मल को हिट करती है, अगर लाइट रे नॉर्मल को हिट करती है, अलोंग द नॉर्मल जाती है, तो वो लाइट रे स्ट्रेट पास थ्रू करनी चाहिए 90 डिग्री पे। हाँ, आईजीसीएसई के अंदर जो है, मैंने आईजीसीएसई के अंदर वैसे ये वाला क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन अभी का ये आ सकता है आईजीसीएसई के अंदर। ये बिल्कुल रेलेवेंट है तुम लोग के सिलेबस से। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग थोड़ी चालाकी करते हैं, कभी कभार आईजीसीएसई के क्वेश्चन उठा के कुछ डाल देते हैं यहाँ पे, कभी यहाँ के उठा के वहां डाल देते हैं। तो ये वाली एक टेक्निक है कुछ करने, मतलब पेपर बनाने की। तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसके आने की।
तो अब मतलब मकसद ये है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफर हो रही होती है तो वो स्ट्रेट इसको पास थ्रू कर जाती है। देखो जिस तरह इसको पास थ्रू करी स्ट्रेट 90 डिग्री पे, तो बिल्कुल स्ट्रेट पास थ्रू कर। लेकिन यहां पे अगर तुम देखो तो लाइन लेकिन पास थ्रू नहीं की। अब ये पास थ्रू ना क्यों क्यों नहीं की भाई, स्ट्रेट नहीं चाहिए थे ना इसको, तो ये तो 90 डिग्री के ऊपर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायग्राम बनी हुई है दैट्स एन इनकरेक्ट डायग्राम, ये गलत डायग्राम बनी हुई है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। 23 अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स एक्स टू वाई, ठीक है, एक्स टू वाई ट्रेवल करिए इन अलोंग एन ऑप्टिकल फाइबर। The angle of incidence y is greater than the critical angle. Okay, that means total internal reflection होगी। जब critical angle से बड़ा हो इसका मतलब total internal reflection हो रही है हमारे। अब total internal reflection के अंदर आप देखें तो x और y के x y और के दरमियान तो हमारे बोला गया है कि अब रे किस तरफ आगे जाएगी ये बताना है। तो रे जो है वो सी के अलोंग आगे जाएगी क्योंकि रिफ्लेक्शन है। अगर आप यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा इसको ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा कि एक नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होने चाहिए, इसलिए जो है आंसर इसका सी होगा। 24 A firework is launched vertically from the ground. When the firework reaches the height of 360 meters, the firework explodes, producing a colored light. The student on the ground, ठीक है, is basically student on the ground below the firework incorrectly measures the time between seeing the color light and hearing the explosion. The student obtains a value of 1.8 seconds. अब time की value 1.8 seconds आई है. What is the speed of the sound the student suggests? Speed के formula distance over time. Distance कितना cover किया 360 time 1.8. आंसर इसका निकालोगे 200 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं एको की इक्वेशन नहीं लगेगी शाहजहां यहाँ पे। इसकी वजह यह क्योंकि साउंड बाउंस नहीं कर रहा कहीं पे, साउंड बाउंस नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर साउंड बाउंस करेगा तो एको की इक्वेशन लगेगी लगती, लेकिन यहाँ पे चूंकि साउंड बाउंस नहीं कर रहा है इसका मतलब एको की इक्वेशन नहीं लगती। आगे क्वेश्चन नंबर 25। A loudspeaker produces a sound wave of 50 hertz frequency आ गए भाई। The amplitude of the sound wave is increased, amplitude बढ़ रहा है। Wait, what is heard? Amplitude का मतलब है loudness। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक होता है पिच के साथ। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है पिच बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है पिच कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट लाउडनेस। लाउडनेस का ताल्लुक है एम्पलीट्यूड के, लाउड एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लाउडनेस बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड कम होगा लाउडनेस कम होगी। व्हाट इज हर्ड? अ लाउडर साउंड ऑफ द हायर पिच। हायर पिच तो नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं की हमने। द लाउडर साउंड ऑफ द सेम पिच, यस द आंसर इज बी, द लाउडर साउंड ऑफ द सेम पिच। ठीक है, सेम पिच का लाउडर साउंड बी हो जाएगा। Question number 26. A bar magnet is placed on the sheet of paper. The diagram shows the field lines due to the magnet. Field lines due to the magnet हमने show की है. The soft iron bar is placed on the paper on the rectangular mark WZ. Okay. एक soft iron bar है WZ के ऊपर ऐसे place किया गया है। आगे बात करें. The soft iron bar becomes an induced magnet. Induced magnet बना. हाँ. आगे बात करते हैं. व्हाट आर द मैग्नेटिक पोल्स एट द एंड ऑफ द सॉफ्ट आयरन बार। अच्छा, मैं इससे पहले के सॉफ्ट आयरन बार यानी डब्ल्यू जेड के ऊपर जाऊं, पोल डब्ल्यू पोल एट डब्ल्यू पोल एट जेड के ऊपर जाऊं, मैं सबसे पहले हमारे पास जो बार मैग्नेट है उसके ऊपर पोल्स लेबल करता हूँ। यहाँ से फील्ड निकल रही है इसमें मैं इसे नॉर्थ लेबल करूंगा, यहाँ में फील्ड एंटर हो रही है इसको मैं साउथ लेबल करूंगा। इंड्यूस मैग्नेटिज्म जब होता है तो ऑपोजिट पोल यहाँ पे बनता है, इसका मतलब जेड पे साउथ होना चाहिए और उसका जो ऑपोजिट पोल वहां होना चाहिए वो यहाँ पे नॉर्थ बनना चाहिए। ठीक है, ये इंड्यूस मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, तो इंड्यूस मैग्नेटिज्म ये होता है आपका। तो डब्ल्यू के ऊपर पोल जो है वो नॉर्थ बनेगा, ठीक है, जबकि जेड के ऊपर जो पोल है वो साउथ बनेगा, तभी तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर पोल ही सेम नहीं होंगे तो अट्रैक्ट कैसे करेगा? सही है, तो इसका पूछने का सेंस ये है। क्वेश्चन नंबर 27। Which material is an electrical conductor at room temperature? Electrical glass, plastic, rubber, they are all
नॉन मेटल्स, इंसुलेटर्स, हमारे पास एल्युमिनियम एक मेटल है, और मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर ए हो जाएगा। दैट्स नथिंग, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है उसमें कोई। नेक्स्ट 28। The student investigate the electrostatic static charge using a balloon and a cloth। एक बलून है और एक क्लॉथ है, ठीक है। बलून अजीब सा बनाया है मैंने, लेकिन बस सही है। नेक्स्ट, द balloon and the cloth are initially uncharged, अभी कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर। द स्टूडेंट रब द balloon with the cloth, बलून को क्लॉथ से रब किया। द balloon gains the negative charge of magnitude q। नेगेटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड क्यू हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ये क्लॉथ है बाय द वे, ठीक है। अच्छा, एक बात काफी इंपॉर्टेंट है, जरा समझना इस बात को, कि जितना एक पर्सन चार्ज गेन करता है, दूसरा पर्सन उतना ही चार्ज लॉस करता है। इधर आप देखें तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ बलून के ऊपर गए, तो जितने क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे उतने ही बलून इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी चार्ज दोनों का बराबर होगा। आगे बात करते हैं। द क्लॉथ बिकम चार्ज एंड द फोर्स एक्ट बिटवीन द बलून एंड द क्लॉथ, चूंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्शन होनी चाहिए। Which rod describe the magnitude and the sign of the charge on the cloth and the type of the force between the balloon and the cloth। आगे बात करते हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, जितना Q है इसका भी चार्ज Q ही रहेगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, साइन ऑफ चार्ज ऑन द क्लॉथ, क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। टाइप ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन हो जाएगी, टाइप ऑफ फोर्स अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। The student connects four circuits using two identical cells। अब दो identical cells के जरिए से, the two identical resistors and a motor। In which circuit does the coil of the motor rotates the fastest? सबसे ज्यादा किस में रोटेट करी है ये बताना है। सबसे ज्यादा रोटेट करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास बैटरी और दूसरी है हमारे पास सेल्स, ओ सॉरी रेजिस्टर्स। कॉमन सेंस की चीज है, अगर मैं चाहता हूं कि मोटर सबसे ज्यादा स्पीड में रोटेट करे तो दो चीजें मुझे करनी पड़ेगी। बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने के मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो बैटरीज को सीरीज में लगा दूं या पैरेलल में लगाऊं। अगर मैं सेल्स को सीरीज में लगाऊंगा तो सारे सेल्स ऐड अप हो जाएंगे, उनका वोल्टेज ऐड अप हो जाएगा। याद है ये वाला फॉर्मूला, V1 प्लस V2 प्लस V3, सबका वोल्टेज ऐड अप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन्हें पैरेलल में लगाऊंगा ना तो इनका वोल्टेज सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी एक सेल का वोल्टेज अगर 2 वोल्ट है ना तो टोटल कंबाइन का वोल्टेज भी 2 वोल्ट ही रहेगा। पहला मसला। इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी तो बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ तो सेल पैरेलल में लगे हुए हैं, हमें सीरीज में लगाना है। अब बात है ए और बी की। दूसरी बात है रेजिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं चाहता हूं मेरी मोटर ज्यादा स्पीड से रोटेट करे, उसके लिए नेसेसरी है कि रेजिस्टेंस, उसके लिए नेसेसरी है कि रेजिस्टेंस जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। अब रेजिस्टेंस को कम करना है, दो तरीके हैं, या तो सेल या तो रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दूं या पैरेलल में लगा दूं। अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में, जैसे ये R1 और R2 रेजिस्टर है ना, अगर मैं इनको सीरीज में लगाऊंगा ना तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी R1 प्लस R2, यानी एड अप हो जाएंगे रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इनको पैरेलल में लगाऊंगा ना, R1 और R2 को, तो ये बेसिकली इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है ना वो कम हो जाएगी। और कंबाइंड रेजिस्टेंस कम हो जाने की वजह से सर्किट में करंट बढ़ जाएगा, मोटर को ज्यादा करंट मिलेगा, मोटर तेजी से रोटेट करेगी। आंसर मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। Question number 30. Repeated question again. The diagram shows a lightning strike or a charge flows between the cloud and the object on the ground. During the lightning strike, there is a current of 2.8 times 10 with the power of 4 amperes and the time is 52 milliseconds. ये time है, ये current आ गया। Charge मुझे निकालना है, how much charge flows. Q is equivalent to IT। करंट कितना है 2.8 टाइम्स 10 विद द पावर ऑफ 4, टाइम है मेरे पास 52 टाइम्स 10 विद द पावर -3, ठीक है। क्योंकि मिली है, मिली को उसके अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है सेकंड्स के अंदर।
2.8 times 10 with the power of 4 times 52 times 10 with the power 10 with the power of minus 3. 1.456, that is 1.5 times 10 with the power of 3. 1.5 यानी 1 2 3 यानी about हम देखें मोटा मोटा 1456 ये दैट इज 1500 आंसर ये हो जाएगा बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा 31 31 को जरा देखें टू करंट कैरिंग कंडक्टर आर प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर एक दूसरे के सामने प्लेस किया द करंट इन द कंडक्टर इज इन द सेम डायरेक्शन के अंदर है द स्टेटमेंट अबाउट द फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इज करेक्ट ये कौन सा बेसिकली स्टेटमेंट करेक्ट है The force are in the same direction and the conductor are force apart. अच्छा इसका मैं ना एक चीज आप लोग को दिखाऊं ये काफी इंपॉर्टेंट एक चीज आ गई है हमारे सामने 11 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म मैग्नेट्स इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता चलूं ये रहा अब जरा इस चीज को देखिएगा ये बिल्कुल लिटरली यही सेम चीज है यहाँ पे क्या है यहाँ पे ये है कि दो कंडक्टर्स हैं दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है ठीक है करंट की डायरेक्शन जब सेम होती है ना बेटा तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक राइट की तरफ फोर्स लगाता है दूसरा लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाता है दोनों एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ठीक है और इनका फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है ठीक है अगर खुदा ना खास्ता एक का करंट के डायरेक्शन अपवर्ड और दूसरी की करंट के डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है तो ऐसे केस के अंदर ये रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं ये एक दूसरे से अवे मूव कर जाते हैं ठीक है और जब ये अवे मूव करते हैं तो ये फोर्स की डायरेक्शन तो अभी भी ऑपोजिट ही होती है ऑफ कोर्स फोर्स की डायरेक्शन तो हमेशा ही ऑपोजिट रहती है बट द ओनली थिंग इज ये इस वक्त अवे मूव कर जाएंगे ठीक है तो इस केस के अंदर बेटा ये है कि चूंकि दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है तो अकॉर्डिंग टू द नोट्स दैट आई शोड यू फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी ठीक है लेकिन कंडक्टर्स आर फोर्स टूवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी इस डायरेक्शन में इस तरह से ही एक दूसरे के ऊपर एक्ट करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट था असल में इसके पीछे ना ये था सेंस 32 which component is not needed to make a simple DC motor ओके बैटरी ब्रशेस डायोड स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर डीसी मोटर बनानी है ठीक है और डीसी मोटर बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए अब डीसी मोटर देखो हमें स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर चाहिए बिल्कुल चाहिए हमें ब्रशेस भी चाहिए कार्बन ब्रशेस ये हमारे कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं तो ये हमें कार्बन ब्रशेस भी चाहिए हमें बैटरी भी चाहिए हमें स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर भी चाहिए हमें डायोड नहीं चाहिए डायोड की नीड नहीं है डायोड की नीड नहीं है ये ना आपके माइंड में होनी चाहिए ये चीज नेक्स्ट 33 which component is used in electrical circuit to detect the change in temperature change in temperature थर्मिस्टर होता है बेटा थर्मिस्टर हमारा बी हो जाएगा ये तो सिंपल सी चीज है 34 a kettle of power of 2 kilowatt is powered by 230 volts main supply what is appropriate rating of fuse जो होता है वो करंट को कंट्रोल करता है फॉर्मूला P इक्वल्स टू IV का लगाएंगे पावर हो जाएगा 2 टाइम्स 10 विद द पावर ऑफ 3 ने निकालना है ये 230 हो जाएगा I विल बी इक्वल्स टू टाइम्स 10 विद द पावर ऑफ 3 डिवाइड बाय 230 सही है इसका आंसर आप निकालें तो इसका आंसर आपके पास आएगा 8.7 एम्प्स 8.7 एम्पियर आ रहा है 8.7 फ्यूज जो होता है हमेशा उससे बड़ी वैल्यू को लिया जाता है 8.7 से बड़ी वैल्यू 13 है तो आंसर सी हो जाएगा इसमें 8.7 से सी हो जाएगा ठीक है 35 अच्छा ट्रांसफॉर्मर के अंदर बच्चों गलतियां करते हैं जरा तवज्जो से सुनना इस चीज को A student uses a simple iron core transformer. The primary coil has 250. Primary coil का मतलब है NP, primary number of turns. The secondary coil has 200 turns, that is NS. The input voltage to the primary coil is 12 volt, that is VP. The output voltage VS निकालना है ठीक है सो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे NP over
एस इज इक्वल टू वीपी ओवर एस। ठीक है, वी एस की वैल्यू निकालने के लिए वीपी ओवर एन एस, सॉरी वीपी पी इंटू एन एस। ठीक है, वीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, एनपी की वैल्यू हमारे पास 250 हो जाएगी, एनएस की वैल्यू 200 हो जाएगी। ठीक है, 9.6, 9.6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 9.6 आंसर आ गया। आगे बात करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट अबाउट एन एटम्स आर लिस्टेड। आगे देखें। एटम हैज द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द एटम इज एन एम्प्टी स्पेस, दैट्स ट्रू, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स ट्रू। द न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एटम, दैट्स फॉल्स। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 और 3, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। The smoke alarm contains a radioactive source as the useful emissions from S are blocked by few centimeters of air, सिर्फ few centimeter of air। हाँ, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं। What is useful radioactive radiation? What is useful radioactive radiation emitted by S? few सेंटीमीटर अगर ट्रैवल कर रही है तो बेटा अल्फा बीटा गामा के अंदर फ्यू सेंटीमीटर सिर्फ अल्फा ट्रैवल करती है, क्योंकि वो हाईली आयनाइजिंग होती है, उसका साइज बड़ा होता है, तो वो सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर फेयर यानी अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर्स ही ट्रैवल कर पाती है, इससे ज्यादा वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इसमें सिर्फ हमारा आंसर बी हो जाएगा, अल्फा को इस्तेमाल किया जाता है। 38। द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब ये सन है, ये प्लैनेट्स हैं जो ऑर्बिट करते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट अवे फ्रॉम द सन। बेटा यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन जो है हमारा सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सही है, सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है। देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट अवे फ्रॉम द सन। नेक्स्ट, देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट इन द डायरेक्शन इन विच इट ट्रेवल्स। ना अवे होती है ना डायरेक्शन इन विच इट ट्रेवल, यहाँ पे भी नहीं होती। देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन एट विच इट ट्रेवल्स, यहाँ पे भी नहीं होती। There's a force on each planet towards the sun. Yes, that's true. आंसर डी हो जाएगा। और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। 39। A star is a distance of 4.2 light years from the earth. What is 4.2 light years in meters? ठीक है बेटा, एक लाइट ईयर जो होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए इन मीटर्स। उसका डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूला लगाएं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10 विद द पावर ऑफ 8। टाइम, एक ईयर जो है वो है 365 डेज। ठीक है, एक ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। 365 डेज के बाद हर डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, हर आवर के अंदर 60 मिनट और 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करें, 3 × 10 with the power of 8, answer multiply by 365 multiply by 24 multiply by 3600, that is about 9.4608 times 10 with the power of 15। ये एक लाइट ईयर होता है और हमारे पास कितना लाइट ईयर है 4.2, मल्टीप्लाई बाय 4.2 कर दो, आंसर आएगा 3.9, दैट इज अबाउट 4.0 टाइम्स 10 विद द पावर ऑफ 16। आंसर डी हो जाएगा इसका। यानी इसको जब आप मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 9.4608 times 10 with the power of 15 multiply by 4.2, तो आंसर आ जाएगा 4.0 times 10 with the power of 16 meters। ठीक है, 2 पाई आर ओवर टाइम क्यों यूज करोगे यहाँ पे? सर्कुलर मोशन थोड़ी ना चलना। 2 पाई आर ओवर टाइम जो है वो तो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अराउंड ऑर्बिट करता है। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अराउंड ऑर्बिट करता है। अब यहाँ पे ऑर्बिट वाली तो कोई बात की नहीं अभी का उसने।
तो हम ये फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, हम सिंपल स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होता है ना। 365 डेज होते हैं, हर डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, हर आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, हर मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 दफा 60 आ गया ना। लास्ट, व्हाट इज अ प्रोटोस्टार? A cloud of gas that is collapsing, decreasing in temperature. A cloud of gas that is collapsing, increasing in temperature. नेबुला कोलैप्स करता है, जैसे जैसे वो कोलैप्स करता है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से करीब आते हैं, वो आपस में रब करते हैं, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और वो प्रोटोस्टार के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आंसर बी हो जाएगा। अ स्टार दैट इज एक्सपेंडिंग एंड डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर, स्टार तो बना ही नहीं है अभी, ठीक है। A star that is expanding and increasing in temperature, no, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लाउड है, नेब्यूला जो है वो कोलैप्स करता है और जिस तरह मैंने एक्सप्लेन करा, आपस में रब हो जाने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये हमारे पास पूरा पेपर था। ठीक है, इसके अंदर कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।